हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, कौन कौन से हॉर्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ ये एंडोक्राइन चैप्टर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ओनली 2 हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। नाउ ये जो हॉर्मोन्स है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस नहीं करती, ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये 2 हॉर्मोन्स स्टोर होते हैं। जब भी हाइपोथैलेमस से इंपल्सेस मिलती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो ये जो हॉर्मोन्स है, स्टोर किए हुए हॉर्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर देती है ब्लड में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है या फिर रिलीज करती है, लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस? देखो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस मीन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या है? ग्लैंडुलर है स्ट्रक्चर में, वो एक ग्लैंड है, वो खुद के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है। वेयरएज पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसका मतलब क्या है कि ये है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के क्या है? ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसी की डाउनवर्ड एक्सटेंशन क्या है? ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोल सकते हैं। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का ही डाउन ग्रोथ है। इट मीन्स जो स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस का है, न्यूरल स्ट्रक्चर, वही पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है न्यूरल स्ट्रक्चर, इसलिए इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, डाउन ग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस। या फिर आप ये बोल सकते हैं इसी का एक्सटेंशन है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर ये जो नर्व फाइबर्स हैं, यही नर्व फाइबर्स एक्सटेंड होकर कहाँ पर आते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो इसी की नर्व एंडिंग्स हाइपोथैलेमस की, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस की और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की जो नर्व एंडिंग्स है वो कहाँ पर आ रही हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसी नर्व एंडिंग्स के थ्रू, ये जो नर्व एंडिंग्स है यहीं पर क्या हो रही है? स्टोर हो रहे हैं ये 2 हॉर्मोन्स, ADH एंटीडायूरेटिक हॉर्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहे हैं? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में। अभी न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ क्या है? यहाँ पर ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स हैं, या फिर न्यूरॉन्स आप बोल सकते हो, यहाँ पर ग्रुप है उनका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है। और यही न्यूक्लियस, इसी का जो नर्व है, नर्व फाइबर, वो एक्सटेंड होकर कहां पर आ रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और इसकी नर्व एंडिंग्स कहां पर है? पोस्टीरियर लोब में। तो ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हॉर्मोन्स, एंटीडायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, यहां पर न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन दोनों न्यूक्लियस में, हाइपोथैलेमस में मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इन्हीं नर्व फाइबर्स के थ्रू ये कहां पर स्टोर हो जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। और जब इंपल्सेस मिलती हैं हाइपोथैलेमस से, तो इन्हीं नर्व एंडिंग से ये क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। नाउ ये जो नर्व फाइबर्स का जो ये बंडल है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक। तो हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के किसके थ्रू इंपल्सेस सेंड करता है? इसी ट्रैक के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक। तो आप बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक के साथ कनेक्टेड है, और इसी ट्रैक के थ्रू क्या आती है? इंपल्सेस आती हैं, और जो भी हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो यहीं से क्या होते हैं? स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन को स्टोर करती है, कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायूरेटिक हार्मोन। नाउ दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस के ही सेल्स हैं ये जो इन 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। कौन से हैं ये? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब ट्रांसपोर्ट थ्रू द नर्व फाइबर्स। अब ये जो प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर, ये नर्व फाइबर्स, ये जो 2 आपको ये दिख रही हैं, ये नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, कहाँ पर होंगे? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक में। तो इस ट्रैक के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी दीज हार्मोन्स आर स्टोर्ड एट नर्व एंडिंग्स। ये जो नर्व एंडिंग्स है यहाँ पर ये
जो हॉर्मोन्स है ADH एंड ऑक्सीटोसिन ये स्टोर हो जाते हैं whenever the impulses from hypothalamus reach posterior pituitary। जब भी impulses मिलेंगी, मतलब impulses मतलब जैसे ही nerve signals मिलेंगे posterior pituitary को hypothalamus से, तो ये जो stored hormones है ये release हो जाएंगे। Then these hormones are released into the circulation, hence these two hormones are called neurohormones। क्योंकि ये hormones hypothalamus produce करता है and store कहाँ पर होते हैं, posterior pituitary में nerve endings में store होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, neurohormones बोला जाता है इन दोनों हॉर्मोन्स को। नाउ सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑक्सीटोसिन इज मेनली सिक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये जो आप पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस देख रहे हैं, मेनली ऑक्सीटोसिन को ये रिलीज करता है। स्लाइट अमाउंट सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस भी रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को। सो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस थोड़े अमाउंट में सिक्रीट करता है, लार्ज अमाउंट कौन करता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ही सिक्रीट करता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ पर एक्ट करता है? दो जगह पर एक्ट करता है फीमेल में, एक तो यूट्रस पे और एक मेमरी ग्लैंड्स पे, मतलब ब्रेस्ट पर एक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीटोसिन का, यूट्रस पर भी एक्ट करता है फीमेल में और मेमरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है। एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स पर क्या इसका एक्शन है? सबसे पहले ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, चाहे वो मेमरी ग्लैंड्स है चाहे वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा है। अब कैसे होता है ये अब हम देखते हैं। ऑक्सीटोसिन कॉजेज एजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। एक बात याद रखना हमेशा, जो ऑक्सीटोसिन है वो मेमरी ग्लैंड्स में, मतलब ब्रेस्ट में, वो क्या करता है? मिल्क की एजेक्शन करता है। इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब मिल्क को निकालना। तो ब्रेस्ट से या फिर मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क बाहर आता है वो किसके थ्रू आता है? ऑक्सीटोसिन के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये वहां के जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, वहां की जो डक्ट्स हैं, वहां की जो एल्वियोलाई है, उसके अराउंड जो सेल्स हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मिल्क प्रोड्यूस हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बाहर आता है, इजेक्ट आउट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो जो मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है? मिल्क की प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करता है। प्रोलैक्टिन कहां से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो प्रोलैक्टिन हमेशा याद रखना मिल्क की प्रोडक्शन करेगा। P फॉर प्रोलैक्टिन, P फॉर प्रोडक्शन। मिल्क को इजेक्शन करेगा, मतलब प्रोड्यूस हो रखा जो मिल्क है उसको इजेक्ट आउट करना, ब्रेस्ट से बाहर लेके आना, मेमरी ग्लैंड से आउट करवाना, वो कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। बिकॉज ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। सो डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर लाइन्ड बाय मायोएपिथेलियल सेल्स। जो एल्वियोलाई हैं, जो डक्ट्स हैं, मेमरी डक्ट्स हैं, उनके आसपास क्या है? उनकी लाइनिंग में क्या है? मायोएपिथेलियल सेल्स हैं। ये मायोएपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ऑक्सीटोसिन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। तो जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट होगी, जो प्रिपेयर हो चुकी होगी लैक्टेशन के लिए, उसमें मायोएपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होगा? जो फ्लो ऑफ मिल्क है फ्रॉम एल्वियोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड्स टू एक्सटीरियर, तो जो एल्वियोलाई क्या है? अभी हम डायग्राम देखते हैं। एल्वियोलाई जहां पर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां से एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ कौन लाएगा? ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में वो जो डक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से मिल्क स्क्वीज होगा बाहर की तरफ थ्रू डक्ट सिस्टम एंड निपल। तो डक्ट सिस्टम और निपल से वो बाहर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या फिर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं, या फिर गैलेक्टोकाइनेसिस भी बोलते हैं। तो गैलेक्टोकाइनेसिस इज मिल्क का इजेक्शन होना, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। एक होता है गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है। नाउ इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइडेड बाय सक्लिंग ऑफ इन्फेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सक्लिंग ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट निपल को सक करेगा, ब्रेस्ट को सक करेगा। सो सक्कल जब करता है इन्फेंट, तभी क्या होता है कि मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है। जब बेबी सक करता है ब्रेस्ट को, तो क्या होता है कि स्टिमुलस जाते हैं, जो वहां पर क्या होता है? निपल के अराउंड जो ब्रेस्ट है उसमें निपल के अराउंड बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं? सेंस करते हैं। तो जैसे ही इंपल्सेस जाती है, नर्व इंपल्सेस हाइपोथैलेमस में जाती हैं, देन हाइपोथैलेमस उसको सेंस करता है और देन वो नर्व इंपल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन ब्लड में जाता है और वो ऑक्सीटोसिन ब्लड में जाकर मेमरी ग्लैंड्स तक पहुंचता है, ब्रेस्ट तक पहुंचता है। ब्रेस्ट तक पहुंच के वो क्या करता है? वहां पे जो डक्ट्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करता है, मायोएपिथेलियल सेल्स की
कॉन्ट्रैक्शन करके, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बाहर आता है, इजेक्ट आउट होता है, जिसको हम बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि जैसे जो बेबी है वो सक्ल करता रहेगा, निपल को सक्ल करता रहेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, मिल्क बाहर आएगा, जैसे ही बेबी और सक्ल करेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क जो है वो एक्सटीरियर में रिलीज होगा। As this reflex is initiated by nervous factor and completed by hormonal action। देखो इनिशिएट किसने किया, नर्वस फैक्टर ने। कैसे किया इनिशिएट, बेबी ने निपल को सक किया, जिसकी वजह से जो नर्व इंपल्स है वो स्टिमुलेट हुई, तो ये नर्वस सिस्टम से इनिशिएटेड हुआ और कंप्लीट किसने किया, ऑक्सीटोसिन ने। तो एक हार्मोन ने उसको कंप्लीट किया जिसकी वजह से मिल्क बाहर आया। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। इसलिए ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अब ये कैसे होता है, सबसे पहले तो ये देख लो कि ये क्या है, ये हमारे मेमरी ग्लैंड्स है और ये क्या है, हमारे एल्वियोलाई है। अब इन एल्वियोलाई में क्या होता है, इन एल्वियोलाई में मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है, उसके बाद यहाँ पर ये क्या होती हैं, ये सारी डक्ट्स होती हैं। अब ये जो डक्ट्स हैं, ये चाहे वो एल्वियोलाई है, डक्ट्स है, वो किससे सराउंडेड है, किससे लाइंड है, मायो एपिथेलियल सेल से। और ये मायो एपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ये क्या है, लेक्टिफेरस साइनसेस है, यहाँ पर मिल्क स्टोर होता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा कि मिल्क यहाँ पर निप्पल से स्क्वीज आउट हो जाएगा, लेट डाउन हो जाएगा, इजेक्शन रिफ्लेक्सेस को बोलते हैं। अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट मैंने आपको इजीली ताकि समझ आए उसके लिए बनाया है। यहाँ पर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या है, बेबी निपल को सकल करता है, उसके बाद जो वहाँ पर टच रिसेप्टर्स है, निपल्स के सराउंडिंग में बहुत सारे टच रिसेप्टर्स है जो कि स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होकर क्या करते हैं, नर्व सिग्नल्स जाती हैं हाइपोथैलेमस तक। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इंपल्सेस भेजेगा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक तक। हमने पढ़ा था ना, वो अभी डायग्राम में देखा था कि कैसे वो ट्रैक पूरा बना हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक, जो कि नर्व फाइबर्स ही हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट हुई, वहां तक इंपल्सेस जब किए, जब जाए तो उसने जो ऑक्सीटोसिन स्टोर किया था उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया। अब ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड्स तक जाएगा ब्लड के थ्रू। अब ऑक्सीटोसिन वहां जाकर मायो एपिथेलियल सेल्स जो है एल्वियोलाई और डक्ट्स के अराउंड उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो मिल्क क्या होगा, पुश आउट होगा या फिर स्क्वीज होगा, कहां से, एल्वियोलाई से डक्ट्स में जाएगा, डक्ट्स से देन निप्पल तक आएगा और बेबी उस मिल्क को रिसीव करेगा। अब ये क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेबी सकल करता है तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो ज्यादा मिल्क इजेक्शन होता है, बेबी और सकल करता है तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एंड सो ऑन। ऐसे साइकिल चलती रहती है, जब तक बेबी सकल करता है मिल्क बाहर आता रहता है, इजेक्शन होती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे एक्शन ऑन यूट्रस। क्या एक्शन है ऑक्सीटोसिन का यूट्रस पर। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस पर, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उस पे यूट्रस पे क्या एक्शन है इसका। तो देखो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो ड्यूरिंग लेबर ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है और बेबी की डिलीवरी होती है। कैसे होती है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का एंड होता है, देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है वो सडनली क्या हो जाती है, वो डाउन चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस की और फीटस क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। अब ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस बिकम मोर सेंसिटिव टू, यहां पर यूट्रस नहीं, यहां पर क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन। तो यूट्रस क्या हो जाता है, ऑक्सीटोसिन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। क्यों, बिकॉज द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस इन द वॉल ऑफ यूट्रस। जो वॉल है यूट्रस की, वहां पर जो रिसेप्टर जो कि ऑक्सीटोसिन को रिसीव कर रहे हैं उनका नंबर एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स सिंपली क्या है कि यूट्रस सेंसिटिव हो जाता है ऑक्सीटोसिन से, ऑक्सीटोसिन आएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखो ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन कैसे आएगी, ये ड्यूरिंग लेबर इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज किससे होती है, एट द ऑनसेट ऑफ लेबर सर्विक्स डायलेट्स एंड फीटस डिसेंड थ्रू द बर्थ कैनाल। जैसे ही फीटस प्रेशर डालता है, सर्विक्स क्या होता है, डायलेट होता है।
राइट। तो फीटस क्या है, फीटस का जो हेड है वो क्या जाएगा, सर्विक्स के थ्रू जाएगा, बर्थ कैनाल से जैसे ही पास होगा तो क्या होगा, द रिसेप्टर्स ऑन द सर्विक्स आर स्टिमुलेटेड, क्योंकि क्या होगा कि सर्विक्स स्ट्रेच होगा। जैसे ही हेड बेबी का आएगा, चाहे वो हेड है या फिर ब्रीच डिलीवरी है, तो जो भी है, बेबी जब पास होगा बर्थ कैनाल से, सर्विक्स से, तो क्या होगा, सर्विक्स स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा, सर्विक्स में जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ इंपल्सेस को डिस्चार्ज करेंगे, विच आर कैरिड टू द हाइपोथैलेमस। ये इंपल्सेस, अब बेबी का हेड आया, सर्विक्स स्ट्रेच हुआ, जैसे ही सर्विक्स स्ट्रेच हुआ, सर्विक्स क्या हुआ, सर्विक्स वहां पर डिस्चार्ज होने लगे नर्व इंपल्सेस, सर्विक्स स्टिमुलेटेड हो गया। वहां के नर्व इंपल्सेस जब स्टिमुलेट हुए, वो सिग्नल कहां तक लेके जाएंगे, हाइपोथैलेमस तक। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा इसके लिए, विच एनहांसेस लेबर बाय कोजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आती रहती है। जितना बेबी आगे जाएगा, जितना बेबी स्ट्रेच करता जाएगा बर्थ कैनाल को, सर्विक्स को, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये चलता जाएगा जब तक कि बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाती, क्योंकि जब बेबी डिलीवर हो गया तो स्ट्रेचिंग बंद हो जाएगी। जो वॉल्स हैं यूट्रस की वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच नहीं होंगी ना। तब जब बेबी की डिलीवरी होगी तो कोई स्टिमुलेशन नहीं जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज होगा। जैसे ही बेबी पास हो रहा है तो वो स्ट्रेच करता जा रहा है वॉल्स ऑफ यूट्रस को, तो जिससे क्या हो रहा है कि वहां पर स्ट्रेचिंग के थ्रू हाइपोथैलेमस तक सिग्नल जा रहा है और हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रहा है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। Throughout the labor, large quantity of oxytocin is released by means of positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism के through होता रहता है. That is, oxytocin induces contraction of uterus, which in turn causes release of more amount of oxytocin. मतलब oxytocin क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है, राइट? यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन से और यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये चलता जाता है, ये क्या है, एक लूप बन जाता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज ऑल्सो अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। ये भी न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स हुआ, क्यों? क्योंकि जैसे ही बर्थ कैनाल स्ट्रेच हुई तो नर्व सिग्नल्स, नर्व इंपल्सेस जनरेट हुई, तो ये क्या है, न्यूरल। एंड किसने किया, हॉर्मोन्स ने। ऑक्सीटोसिन उसको एक्ट करता है, एंड करता है, तो ये भी क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन है। ऑक्सीटोसिन और क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को भी स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा में, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा इंटेंसिफाई करता है। अब नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में भी इसका रोल है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट पढ़ेंगे प्रेग्नेंट यूट्रस पर। इजी बनाने के लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। फीटल हेड डिसेंड इनटू द बर्थ कैनाल एंड स्ट्रेच सर्विक्स। जैसे ही फीटस का हेड जाएगा, जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच होगा। सर्विक्स स्ट्रेच होने से स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं सर्विक्स में, और नर्व सिग्नल्स भेजते हैं हाइपोथैलेमस को बाय एफरेंट नर्व। नाउ ये हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, इंपल्सेस देगा, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, जो स्टोर है ऑक्सीटोसिन उसको रिलीज कर देगी ब्लड में। ऑक्सीटोसिन ब्लड में ट्रेवल करेगा और प्रेग्नेंट यूट्रस तक पहुंचेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देगा और स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, बेबी के हेड को फर्दर पुश करता है, इससे सर्वाइकल स्ट्रेच और बढ़ता है, और स्ट्रेच बढ़ेगा तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो क्या होगा, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी। अब और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जो कि एक लूप बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये साइकिल तब तक रिपीट होती रहती है जब तक जो बेबी है वो डिलीवर नहीं हो जाता। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नाउ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या करता है ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फ्रॉम वेजाइना टू फैलोपियन ट्यूब्स। तो वेजाइना वैसे तो स्पर्म मोटाइल ही है, लेकिन ऑक्सीटोसिन उसकी और हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जो वेजाइना है उसको पेरिस्टाल्टिक रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करता है, जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो वेजाइना से ट्रेवल होकर फैलोपियन ट्यूब तक इजीली पहुंच जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। अब मेल्स में भी इसका फंक्शन है। मेल्स में ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स है वो यूरेथ्रा में रिलीज होते हैं।
तो जो स्पर्म्स का जो रिलीज है वो इजैकुलेशन के ड्यूरिंग कौन करता है, ऑक्सीटोसिन उसमें हेल्प करता है। नाउ उसके बाद आता है सेकेंड हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसको वेसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोलते हैं। सबसे पहले ये जो है, ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का, वो इसको मेनली सिक्रीट करता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट इसका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से भी सिक्रीट होता है। तो अगर आपको ऑप्शन आता है दोनों में से तो आपने सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस चूज करना है। हालांकि ज्यादा अमाउंट ये रिलीज करता है, स्मॉल अमाउंट ये रिलीज करता है। और ऑक्सीटोसिन को कौन करता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ज्यादा अमाउंट सिक्रीट करती है, स्मॉल अमाउंट सुप्राऑप्टिक। अब एडीएच क्या करता है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक है, डायूरेसिस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूरिन में रिलीज होना, इसको बोलते हैं डायूरेसिस, मींस लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होना। एंटी डायूरेटिक मींस यूरिन के आउटपुट को, जो यूरिन का जो अमाउंट है उसमें जो वाटर का अमाउंट है वो कम होना, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेसिस। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि बॉडी में वाटर को रिटेन करता है। ऐसा क्यों करता है ये, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, एंड रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब बाय किडनीज। ये क्या करता है कि जो किडनीज है वो कितना वाटर रीअब्सॉर्ब करेगी उसको रेगुलेट करता है। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो इसके ना दो एक्शन है, एक है रिटेंशन ऑफ वाटर और दूसरा है वेसोप्रेसर एक्शन। अब रिटेंशन ऑफ वाटर, वाटर को रिटेन कैसे करता है ये बॉडी में, बाय एक्टिंग ऑन किडनीज, किडनीज पर एक्ट करता है। इट इंक्रीजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनीज। अभी किडनीज में कहां पर एक्ट करता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स पर किडनीज में। इट बाइंड्स टू V2 रिसेप्टर्स, ये क्या करता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में जो V2 रिसेप्टर्स हैं उसके साथ बाइंड होकर ये क्या करता है, इंसर्शन ऑफ एक्वापोरिन 2 चैनल्स को वहां पर इंसर्ट करवाता है, जिसके कारण जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है वापस ब्लड में। दिस लीड्स टू कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड लेस वाटर लॉस। इससे क्या होता है, जो यूरिन है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मीन्स उसमें जो पार्टिकल्स है, सोल्यूट्स हैं वो ज्यादा रहते हैं, और जो वाटर है उसका अमाउंट कम रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और वाटर किस में एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस ब्लड में, जिससे क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो टोटली इम्परमेबल हो जाएंगे वाटर से, मतलब वो वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। उनसे क्या होगा, वाटर जाता रहेगा, वाटर जब जाता रहेगा तो यूरिन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बॉडी में जो वाटर है उसकी कमी हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट अकर इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स में रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी अगर एडीएच नहीं होगा तो। दैट लीड्स टू लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिससे जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा बॉडी से, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड यूरिन, क्योंकि यूरिन में जब वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो डाइल्यूट हो गया वो। दिस कंडीशन, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है, जब एडीएच नहीं होता या फिर एडीएच रेजिस्टेंस होता है जब। एंड एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेसिस। जब यूरिन में बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, मतलब वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से, इट मीन्स उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेसिस। नाउ वेसोप्रेसर एक्शन इसका क्यों है, वेसोप्रेसर का मतलब होता है वेसल्स को प्रेस करना, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। इन लार्ज अमाउंट, लेकिन इसका इफेक्ट, ये जो वेसोप्रेसिन एक्शन है ना, ये तभी होगा अगर एडीएच का लार्ज अमाउंट होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एडीएच वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन शो करता है, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल को। पर्टिकुलरली कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो आर्टरीज है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ये पर्टिकुलरली। ड्यू टू वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कर रहा है ये, फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन है, जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो क्या है, हाइपोथैलेमस उसको सेंस कर लेता है और वो इंपल्सेस भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और जिससे एंटी डायूरेटिक रिलीज होता है। तो सपोज ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा भी कम हुआ, स्लाइटली चेंज हुआ, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, वाटर को रीअब्सॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है बॉडी में, सीवियर हैमरेज हो गया है, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उस केस में भी ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होगा और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एडीएच रिलीज होगा।
नाउ पेटेंट स्टिमुलेंट फॉर एडीएच सिक्रीशन, क्यों कब कब होता है एडीएच का सिक्रीशन? डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम या फिर लो बीपी, किसी भी कंडीशन में जिसमें लो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, उसको आप प्लाज्मा वॉल्यूम भी कह सकते हैं अगर कम हो गया है, या फिर ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब प्लाज्मा ब्लड का इनका जो वॉल्यूम है जब वो कम हो गया, मतलब बॉडी में वाटर कम है, तो वाटर कम है तो क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस तक सिग्नल जाएंगे और वो इंपल्सेस किसको भेजेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, एडीएच रिलीज करो, एडीएच क्या करेगा, किडनी से वाटर को रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड इज इंक्रीज इन ऑस्मोलर कंसंट्रेशन इन ईसीएफ। तो ऑस्मोलर कंसंट्रेशन क्या है कि जैसे ही ब्लड में या फिर प्लाज्मा में क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि ब्लड थिक हो रहा है, थिक हो रहा है मतलब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट्स की वो ज्यादा हो रही है, मतलब वाटर कम हो रहा है उसमें। तो जैसे ही ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है तो भी क्या होता है, चाहे थोड़ा सा ही प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी राइज हुई है, इवन 1% भी, तो भी क्या होता है कि ये ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही डिटेक्ट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक इंपल्सेस जाती हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच को रिलीज करता है। एडीएच को रिलीज करने से क्या होगा, किडनी से रीएब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी वाटर की, प्लस साथ में ही वेजोकंस्ट्रिक्शन एक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे बीपी को मेंटेन करके रखता है, ब्लड वॉल्यूम को हमेशा मेंटेन करके रखता है। स्पेशली अगर ऐसी कंडीशन जैसे कि डिहाइड्रेशन, सीवियर हेमरेज, ऐसी कंडीशन में ये एक्ट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और अगर एडीएच नहीं होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। सो आई होप आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो समझ आए हो। इफ यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।